नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। ग्लोबल चश्मा में आज हम बात करने वाले हैं 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि रूस के कजान शहर में जारी है। प्रधानमंत्री तो भारत वापस लौट आए, लेकिन वहां पर जयशंकर जो हैं आज एक मीटिंग लेंगे कई देशों के साथ। जो ब्रिक्स प्लस देश हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं जो है वो बातचीत होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जिसमें अब तक प्रधानमंत्री थे 2 दिनों के दौरे पर, इसमें क्या क्या हुआ, क्योंकि काफी दिलचस्प तस्वीरें यहां से निकलकर सामने आई हैं। चाहे वो 5 साल बाद चीन से द्विपक्षीय बैठक की तस्वीर हो या फिर राष्ट्रपति पुतिन का जो इंतजार, जिस तरीके से अजीत डोभाल को उन्होंने पिछले महीने कहा था कि वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, जल्द ही शिखर सम्मेलन में वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, जो उनका इंतजार खत्म हुआ है, उसकी भी तस्वीर बेहद दिलचस्प सामने आई। और प्रधानमंत्री का क्या संबोधन रहा, कैसे इस पूरे शिखर सम्मेलन में भारत के लिहाज से क्या कुछ इसे देखा जाए, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। संजीव जी, जिस तरीके से मैंने कहा कि कैसे इस शिखर सम्मेलन को देखा जाए और क्या समझा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब रूस जा रहे थे, कजान जा रहे थे, तो उससे पहले चीन के साथ हमारा विवाद जो है वो कहीं ना कहीं सुलझा। चीन ने भी इस पर पुष्टि की और वहां पर जो 5 साल बाद तस्वीर सामने आती है, फिर शिखर सम्मेलन के लिहाज से हम देखें, कैसे देखें सर इसे? देखिए चेतन जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये जो ब्रिक्स की शिखर सम्मेलन में भाग लेने से संबंधित यात्रा थी, ये बड़े ही महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को और परिणामों को साथ में लेकर के आई है। और ये इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री ने जो संबोधन किया, वो भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। और उस संबोधन में उन्होंने जिस तरीके से आतंकवाद की चुनौती को इस ब्रिक्स के राष्ट्रों के समक्ष रखा और ये भी कहा कि आतंकवाद की चुनौती को यदि हमें डील करना है सक्सेसफुली, तो इसके ऊपर जो दोहरे मापदंड हैं वो नहीं चलेंगे। और जाहिर है कि वो उन्होंने ये जो बात है वो एक ऐसे सम्मेलन में कही कि जहां पर ईरान के राष्ट्रपति भी मौजूद थे और चाइना के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। और इन दोनों राष्ट्रों की जो आतंकवाद के संदर्भ में जो नीतियां हैं, जाहिर है कि उसमें दोहरे मापदंड हैं। तो ऐसे अपनी बातों को स्पष्ट रूप से जो चाइना और ईरान के राष्ट्रपतियों के उपस्थिति में कहना निसंदेह एक महत्वपूर्ण उसके हाईलाइट को आप समझ सकते हैं और उसके महत्व को आप हम सब समझ सकते हैं कि भारत किस बेबाकी के साथ और किस तरीके से स्पष्टवादिता के साथ आतंकवाद की चुनौती के ऊपर एक्शन देखना चाहता है और उस संदर्भ में अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखता है। साथ ही साथ जो अन्य जो महत्वपूर्ण विषय थे, जिसमें कि जो ब्रिक्स की इकोनॉमीज को आपस में कैसे इंटीग्रेट किया जाए और ब्रिक्स की जो संकल्पना रही है कि एक मल्टीपोलर विश्व कैसे बनाया जाए, जाहिर है कि उसकी दिशा में भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो विचार हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। और ब्रिक्स का जो ये पूरा सम्मेलन रहा, ये 16वां ऐसा सम्मेलन था और ब्रिक्स की जो महत्ता है वो आने वाले वर्षों और दशकों में हम देखेंगे कि और अधिक बढ़ेगी और उसमें जो भारत का जो स्थान है, जो भारत की भूमिका है, वो और अधिक प्रभावी होने जा रही है। और इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जाहिर है कि जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि बहुध्रुवी विश्व बनाने की संकल्पना, आतंकवाद की चुनौती, वातावरण परिवर्तन का संकट, ब्रिक्स की इकोनॉमीज को आपस में कैसे इंटीग्रेट करना है, इस सारे विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन की साइडलाइंस में जो बैठकें हुई वो भी बेहद महत्वपूर्ण थी। और उन बैठकों में जो पहली बैठक जाहिर है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई और दोनों अच्छे मित्र हैं, दोनों ने गले लगाकर एक दूसरे का स्वागत किया। और जाहिर है कि इस मीटिंग के दौरान भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया कि रशिया यूक्रेन के युद्ध का जो इस समाधान निकलना चाहिए, ये युद्ध बंद होना चाहिए और इसके लिए भारत जो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर सकता है इस तरीके के युद्ध को शांत कराने में, वो भारत करने के लिए तैयार है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो मीटिंग रही वो रही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। क्योंकि चेतन जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो बैठक है ये 2019 के बाद से 5 वर्षों के बाद हो रही थी। और आप जानते हैं कि गलवान में जो अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को है उसको जिस तरीके से चाइना ने बिगाड़ा
और फिर गलवान में जो हिंसा हुई, उसके बाद से भारत और चाइना के संबंध गहरे और नकारात्मक तरीके से प्रभावित हुए थे। दोनों ही सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध बड़ी लामबंदी कर रखी है और एक इंकर्जन की स्थितियां जो है वो बन गई। और हमने देखा कि पूरे कोरोना के पैंडेमिक के दौरान ये गलवान की हिंसा हुई थी। इतने चुनौतीपूर्ण समय में चाइना के द्वारा ये जो इंकर्जन की स्थितियां पैदा की गई, उसको रिजॉल्व कराने के लिए भारत ने ये स्पष्ट रूप से चाइना से कहा कि भारत और चाइना के संबंध तभी सामान्य हो सकते हैं जब आप ये जो इंकर्जन की स्थिति आपने पैदा की है, जो गलवान में और एलएसी में जो स्टेटस को बिगाड़ा है अप्रैल 2020 के बाद, उसको आपको रिजॉल्व करना होगा। और भारत की सेनाएं पूरी तरह से इसके लिए तैयार थी और भारत की इस संकल्पबद्धता की वजह से चाइना ने 4 क्षेत्रों में तो डिसएंगेजमेंट कर लिया था, जिसमें गलवान वैली और पैगांग त्सो, गोगरा, हॉट स्प्रिंग। लेकिन डेप्सांग और डेप्चॉक का जो विषय था वो अभी भी चाइना उसको एड्रेस नहीं कर रहा था। लेकिन हमने ये देखा कि ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन के एक दिन ही पहले हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्त्री ने यह बयान दिया कि चाइना और भारत के बीच में डेप्सांग और डेमचॉक के विषय में भी पेट्रोलिंग के अरेंजमेंट को लेकर के सहमति बन गई है। तो ये जो इस विजिट के जस्ट पहले, ब्रिक्स सम्मेलन के जस्ट पहले, और इसके बाद बिल्कुल सहमति यहां पर बनी है। और इसके बाद जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात करीब 50 मिनटों तक होती है, तो उसके बाद ये शी जिनपिंग की तरफ से कहा जाता है इसमें कि हमारे देश और भारत के रिश्ते जो हैं वो अच्छे हैं और ये भी कि हमें एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है। तो अगर ये बयान सामने आता है गलवान का, अगर जो हम क्लैश देखते हैं उसके बाद, तो एक बड़ी बात मानी जा सकती है। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी कूटनीति ने एक बार एक ऐसे देश को फिर से झुका दिया है जो महाशक्ति अमेरिका से आगे जाने की बात करता है। हमारी कूटनीति ने इस पर काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो या फिर एनएसए अजीत डोभाल, जो ये तिकड़ी मानी जाती है, इस तिकड़ी ने एक बार फिर जो गेम चेंज किया है फॉरेन पॉलिसी में। और हम दिखाते हैं कि हमारे रिश्ते जो हैं, हमारा जो कद है, भारत का जो कद है वैश्विक मंच पर आज क्या है। जी जी चेतन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और भारत ने डे 1 जब से ये अप्रैल 2020 का स्टेटस को बिगड़ा, उसके बाद से भारत ने अपनी पूरी संकल्पबद्धता, साहस के साथ चाइना का मुकाबला किया और चाइना को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को उसने बिगाड़ा था उसको फिर से बहाल करे। और जब ये स्टेटस को फिर से अब बहाल हो गया है सभी क्षेत्रों में, प्री अप्रैल 2020 जैसी स्थितियां फिर से अब बन गई हैं, तब जाकर के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए तैयार हुए। तो ये इस बात को दर्शाता है कि आज का ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का, वो अपनी राष्ट्र के हितों को किस तरीके से सुरक्षित रखना है उसको बहुत अच्छी तरह से जानता है। और चाहे चाइना का विस्तारवादी स्वरूप हो या पाकिस्तान के आतंकपरस्त चरित्र से डील करना हो, सभी के साथ आज का ये नया भारत है बहुत ही मजबूती के साथ और ताकत के साथ डील कर रहा है। और चाइना के संदर्भ में मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा जी कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है, लेकिन कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता। उसकी जो रणनीतिक थिंकिंग है उसमें विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद सब दिखाई देता है। और इस चाइना के साथ यदि कोई नेगोशिएशन, कोई बातचीत, कोई डीलिंग सफलतापूर्वक तभी हो सकती है जब आप अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को के साथ उससे बात करें। और भारत ने ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है उसको लगातार विकसित करने का कार्य किया है, चाहे वो हमारे मिलिट्री के डिप्लॉयमेंट्स को और मिलिट्री की शक्ति को लगातार बढ़ाते रहने की बात हो, चाहे वो बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, या जो कि टाइम बाउंड मैनर में लगातार आगे बढ़ रहा है। आप देखिए कि 2014 के बाद से जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर बड़ी ऊंचाई पे जाकर के सड़कें बनाई है, टनल्स बनाए हैं, ब्रिजेज बनाए हैं, मोबाइल टावर्स स्थापित किए हैं, सैनिकों के लिए अत्याधुनिक बंकर्स बनाए गए हैं। और ये बीआरओ का ये जो काम है उसकी वजह से भारत की जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ सीमावर्ती इलाकों में इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज में बहुत ही मजबूत हुई है। साथ ही साथ भारत इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी कर रहा है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया,
और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सभी के साथ मिलकर के भारत क्वाड के इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा आसियान के देशों के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हो गए हैं। आसियान के साथ अब भारत मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करने लगा है। तो ये जो भारत की जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जिस तरह से बढ़ी है, उससे जाहिर है कि चाइना इस बात के लिए दबाव में आ गया कि अब इस भारत के साथ ये जो नया भारत है, ये जाहिर है कि 1962 का भारत नहीं है, ये आज का नया प्राइम मिनिस्टर मोदी बिल्कुल। और चीन के साथ हमारे इधर लद्दाख में तो रिश्ते कहीं ना कहीं उसे सुलझाने की बात की है, लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि चीन के साथ अब और ज्यादा बातचीत हमें तभी करनी चाहिए जब वो अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है, जो उस पर कब्जा करने की बात करता है, या फिर अगर हम उस चोटी का नाम जो हमारे क्षेत्र में है, अगर हम नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रखते हैं तो उस पर वो आपत्ति जाहिर करता है। तो ये भी हमें समझना होगा कि एक तरफ तो आप मान जाते हैं, अच्छे रिश्ते की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ आप फिर वही स्टेटस बनाने की बात करते हैं। ठीक है, एक और तस्वीर सामने आई, तस्वीर का जिक्र मैं जरूर आपसे कम ही शब्दों में सही लेकिन करना चाहूंगा। यूएई के जो राष्ट्रपति हैं, उनके साथ भी एक तस्वीर प्रधानमंत्री की खूब वायरल होती है। तो एक तरफ चीन के साथ, एक तरफ पुतिन के साथ, और एक तरफ जब यूएई की राष्ट्रपति जब एक ग्रुप सेशन फोटो हो रहा होता है तो उस वक्त भी काफी रिश्ते जो हैं वो अच्छे नजर आते हैं, और राष्ट्रपति जो हैं यूएई के, उनके साथ काफी अच्छे रिश्ते प्रधानमंत्री के नजर आते हैं, बड़े ही गर्मजोशी के साथ वो मिलते हैं। और ये तब जब साथ में ईरान के राष्ट्रपति भी खड़े होते हैं, मसूद पेजिशकियान। तो ये काफी दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आती है। इसके क्या मायने निकाले जाएं सर? देखिए चेतन जी, भारत यदि एक तरफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर कार्य कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत एक्ट वेस्ट पॉलिसी पर भी कार्य कर रहा है। भारत की जो महत्ता है पूरे वेस्ट एशिया में लगातार बढ़ रही है। जब आपने देखा कि किस तरीके से I2U2 जो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल और यूएई के बीच का ये इनिशिएटिव आगे बढ़ रहा है, जिसे कि हम वेस्ट एशिया के क्वाड के जैसा इनिशिएटिव कई लोग ऐसा कहते हैं। साथ ही साथ इस तरीके की स्थितियां भी बन रही हैं कि भारत और मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको भी आगे बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये जो भारत की जो विदेश नीति में जो वेस्ट एशिया से संबंधित जो विषय है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होकर के आए हैं। और भारत और वेस्ट एशिया के जो संबंधों में हम लगातार प्रगति देख रहे हैं, और ये जो भारत की जो बढ़ती हुई महत्ता है उसको वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं वो समझ रहे हैं, जिसमें कि सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, अन्य जो मिडिल ईस्ट रीजन के जिससे हम वेस्ट एशिया कहते हैं, उसके जो राष्ट्र भारत की महत्ता को समझ रहे हैं और भारत के साथ अपने संबंधों को गहरा करना चाहते हैं। तो ये जो एक तरफ ईरान इजराइल का जो युद्ध इस वक्त चल रहा है और जो संघर्ष इस वक्त चल रहा है, उस बीच ये तस्वीर सामने आना कि मसूद पेजिशकियान एक तरफ खड़े हैं, जो पिछले दिनों पुतिन से भी उन्होंने एक अलग द्विपक्षीय बैठक की थी, हालांकि वो क्योंकि इस बार ईरान जो है वो शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ है, ब्रिक्स में शामिल हुआ है, यूएई भी शामिल हुआ है। तो प्रधानमंत्री के साथ यूएई के इतने प्रगाढ़ रिश्ते, और कहा यह जा रहा था कि मुस्लिम कंट्रीज, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उन्होंने कहा था कि सभी मुस्लिम कंट्रीज, जो सभी मुस्लिम देश आप एक साथ आइए इजराइल के खिलाफ। आप उससे भी जोड़ सकते हैं मुझसे। देखिए ये जो भारत के क्या जो पूरा वेस्ट एशिया को लेकर के भी जो अप्रोच है वो एक संतुलित अप्रोच है। एक ऐसा अप्रोच है कि जिसमें कि भारत चाहे वो इजराइल हो चाहे वो ईरान हो, सभी के साथ अपने संबंधों को बना करके रख के चलता है। और भारत ये भी चाहता है कि वेस्ट एशिया के जो विषय है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी से हल किए जाए। लेकिन जहां तक आतंकवाद की चुनौती है, आतंकवाद की चुनौती के संदर्भ में भारत का ये स्पष्ट रूप से विचार है कि इसके ऊपर विजय हासिल होनी चाहिए। और इसी वजह से भारत ने डे वन से इजराइल को उसके आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में अपना समर्थन दिया था। लेकिन साथ ही साथ भारत ये भी इंश्योर करना चाहता है कि जो वेस्ट एशिया में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की स्थिति देखी जा रही है, चाहे वो गाजा हो चाहे लेबनान हो, उसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। वेस्ट एशिया में आतंकवाद के विरुद्ध जो युद्ध है वो तो चलना चाहिए, लेकिन इस युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो भारत के जो विचार हैं वो बहुत ही स्पष्ट है, जिसका सभी सम्मान करते हैं। और भारत जाहिर है कि आतंकवाद के संदर्भ में इस बात को अच्छी तरह से जानता है। ये जो आतंकी संगठन है, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, ये विश्व में सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की साजिश करते हैं।
और उनके पीछे का उनका जो बैकर है वो ईरान है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी ने जो मुस्लिम वर्ल्ड के लोगों को, राष्ट्रों को साथ में आने की अपील की, उसका कोई ज्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि ये जो यूएई और सऊदी अरेबिया और उनमें जितने राष्ट्र हैं वो इस बात को जानते हैं कि उनका जो आतंकियों का लक्ष्य सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने का है। वो नहीं चाहते इजराइल का जो अरब राष्ट्रों के साथ जो बातचीत चल रही थी उसको वो चलती रहे, और उसको जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जिसको हम कह रहे थे, इसको हम पीस प्रोसेस कह रहे थे, जो कि अब्राहम अकॉर्ड्स के साइन हो जाने के बाद चल रही थी, उसको ये आतंकी संगठन तोड़ना चाहते। और आपने देखा था कि किस तरीके से यूएई ने, बहरीन ने, सऊदी अरेबिया और ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। सऊदी अरेबिया भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करने जा रहा था। तो ये जो पूरी इजराइल और सुन्नी अरब राष्ट्रों के बीच में जो संवाद की प्रक्रिया चल रही थी, उसको ये जो आतंकी संगठन है और उसके पीछे जो बैठा हुआ ईरान है, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने 7 अक्टूबर का हमला किया था। और ये बात जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो समझ रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने पूरे इजराइल और ईरान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जो एक संतुलित एक भूमिका को बना करके रखा हुआ है। और अभी भी आप देखिए चेतन जी, तो ये जो इजराइल के ये लड़ाई लड़ रहा है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के विरुद्ध ही लड़ रहा है। अभी ये कोई स्टेट टू स्टेट वॉर नहीं हुई है। तो ये जो ये इसी तरीके की स्थितियां बने कि जिसमें आतंकवाद के ऊपर तो विजय हासिल हो, लेकिन जो राष्ट्र हो, जो अनेक जो वहां पे मिडिल ईस्ट रीजन के जो बड़े राष्ट्र हैं, उनके बीच में एक संवाद और एक सहमति भी बने कि कोई रीजनल एस्केलेशन इस युद्ध का नहीं होना चाहिए और स्थितियां ऐसी ना बिगड़ जाए कि कोई क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो जाए। तो इस बात का जो प्रयास है भारत भी कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सभी मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्रों के साथ संपर्क में भी रहते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं और ईरान के साथ भी अच्छे संबंध हैं, अन्य राष्ट्रों के साथ भी, सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ भी अच्छे संबंध है। और यूएई के जो क्राउन प्रिंस के साथ आपने देखा कि किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं यहाँ पे ब्रिक्स में। तो ये जो पूरी स्थिति है वो भारत के संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण और जिम्मेदारी भरे जो अप्रोच को दर्शाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकवाद पर प्रहार किया, चीन और रूस जैसे बड़े देशों के सामने एक तरीके से इशारों इशारों में पाकिस्तान को यह बता दिया कि दोहरी नीति के साथ आप नहीं चल सकते हैं, दोहरे रवैये के साथ नहीं चल सकते हैं। और ब्रिक्स के जो तमाम देश हैं, तमाम सदस्य हैं, उनको भी कहीं ना कहीं यह बताया है कि हम सबको आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा, एकजुट होकर खड़ा होना होगा, तभी आप इस बीमारी को, आतंकवाद जैसी बीमारी को पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर पाएंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं उनको एक पेड़ मां के नाम जो अभियान भारत में प्रधानमंत्री ने चलाया, उससे भी जुड़ने का कहीं ना कहीं अनुरोध किया है। और तमाम और भी चीजें कहीं ना कहीं हैं। यूपीआई का जो फॉर्मेट है वो भी ब्रिक्स सदस्यों को देने की बात कही कि हम, अगर आप चाहते हैं तो हम दे सकते हैं, क्योंकि यूपीआई जिस तरीके से फल फूल रहा है भारत में, भारत का एक अलग कद बढ़ा है उस वजह से, तो भी एक बड़ी बात है। वैश्विक मंच पर हम बात करें तो चीन के साथ हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सुलझे हैं, लेकिन चीन अगर अपनी चालबाजी अरुणाचल प्रदेश में भी छोड़ दे तो ये रिश्ते और ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, प्रगाढ़ हो सकते हैं। और हम कह ही रहे हैं कि जो रिक है, यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना, जिसने ये सम्मेलन जो है एक साथ आकर शुरू किया, अगर ये फिर साथ आते हैं, इकोनॉमी अटैच होती है और सारी बातें अगर अच्छी रहती हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, तो जो दबदबा वेस्ट कंट्रीज का रहता है दुनिया पर, और कहते हैं कि दुनिया यहां से चलती है तो वो शिफ्ट होकर एशिया में भी आ सकता है, ये बात कहीं ना कहीं कही जा रही है। क्योंकि ये तिकड़ी अगर साथ आती है तो बहुत कुछ कमाल हो सकता है। इकोनॉमी हमारी अच्छी है, सैन्य खर्च हमारा जो है अच्छा है, और हमारी स्ट्रेटेजीज जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, ये हम सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमें देने के लिए, हमें समझाने के लिए कि आखिर इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कितना महत्व भारत के लिहाज से भी है, और भारत ने भी कैसा दबदबा इस शिखर सम्मेलन में इस वक्त कायम किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा यह वीडियो देखा और समझने की जरूर कोशिश की होगी कि आखिर भारत किस तेजी से वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ रहा है और क्या कद आज वैश्विक मंचों पर भारत का है। बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए, तमाम खबरों के लिए आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।